हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के जो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में हमने पहले पार्ट को प्रकाश और उसके कुछ नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके भाग 2 में प्रकाश के जो परावर्तन पर जो हमारी सिस्टम है दर्पण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक को मेंशन कर रखा है कि गोलीय दर्पण क्या है, उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं, और थर्ड टॉपिक गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ अन्य जो आपके डिफिनीशन है वो आपको इस टॉपिक में बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसका जो मेन टॉपिक है कि प्रकाश का गोलीय दर्पण पे जो परावर्तन होता है, एक बार उसको हम रिपीट कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, आप लोग को बताया गया था कि प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिश की हुई सतह पर टकराती हैं तो टकराने के पश्चात उनका अधिकांशतः भाग अपने माध्यम में लौट जाता है। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश के परावर्तन पे जो सिस्टम है वो दर्पण है, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो हमें उस टॉपिक पर बात करना है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो गोलीय दर्पण एक युक्ति है, एक सिस्टम है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। तो आखिर ये गोलीय दर्पण है क्या? जैसा कि नाम में कहा गया गोलीय दर्पण, इसका मतलब उसे किसी कांच के खोखले गोले से प्राप्त किया जाता है और उसे अपनी योजना के अनुसार, अगर हमें उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है तो हम उसे योजना अनुसार अपने वो कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट करके अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से पेंट करके उसे हम अपने उपयोग में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हम दर्पण का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किन रूपों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सपोज दैट अगर आपको जानना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण के बारे में, अब आप जरा गोलीय दर्पण के बारे में गौर करेंगे तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, और कांच के खोखले गोले को हम अपनी योजना के अनुसार, जैसा कि हमको यूज़ में लेना होता है, उसे लाल ऑक्साइड और कलई के पेंट से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कभी हम परावर्तक तल को अंदर की तरफ से या कभी परावर्तक तल को बाहर की तरफ से लेते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार उसको दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आपको आगे के वीडियो में भी पता चलेगा। तो गोलीय दर्पण क्या होता है छात्रों? गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का ही एक भाग होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस कांच के खोखले गोले को यहाँ से हाफ कर दें, आधा कर दें, ठीक है, अब कांच के गोले को हमने यहाँ पर उसके पीछे वाले भाग को पेंट कर दिया। ये हिस्सा कांच के खोखले गोले का ये हिस्सा हमने पेंट कर दिया। तो मतलब हमने जो परावर्तक तल है वो प्रकाश का जो परावर्तक तल है ये हमने अंदर वाले हिस्से की तरफ लिया है। ठीक है, अब अगर यही गोलीय दर्पण जो होता है, अगर आप इसके परावर्तक तल के दबे हुए भाग को पेंट कर देते हैं तो इसका मतलब आपने इसका जो रिफ्लेक्शन करना है वो उभरे हुए तरफ से कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो हुआ है वो हमारा एक अलग प्रकार का दर्पण है और ये दर्पण हमारा अलग प्रकार का है। तो सबसे पहले हम अलग अलग इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो गोलीय दर्पण जैसे कि क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले का एक भाग होता है जिसका जो वक्र होगा पिछली वाली साइड वो वक्राकार होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में आखिर विशेषताएं क्या होती हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले का एक भाग होता है, ठीक है, और इसकी पीठ, इसका परावर्तक तल गोलीय होता है। ऐसे दर्पणों को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हमने अध्ययन के अनुसार गोलीय दर्पण को दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट हमने गोलीय दर्पण का लिया अवतल और दूसरा पार्ट हमने गोलीय दर्पण का लिया उत्तर, जिसको हम लोग कनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम दोनों के पिक्चर को अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम जरा उत्तल और अवतल की तरफ संकेत करेंगे। तो हम दो तरीके के फिगर को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह के फिगर में अवतल और उत्तल में अंतर क्या है। अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण उस प्रकार का गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल दबा हो। देखिए ये हिस्सा आपका दबा हुआ है, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इसके उभरे हुए तल को कलई कर दिया और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा के उसका दूसरा तल अपारदर्शी कर दिया ताकि प्रकाश के कारण इसको भेद के जाने ना पाए।
अब यहाँ जो दर्पण दिया गया है जो आपका कॉन्वेक्स है, उसमें हमने क्या किया है कि इसके परावर्तक तल में उभरे हुए हिस्से को हमने लिया और इसके दबे हुए तल को हमने कलई और लाल ऑक्साइड के पेंट के द्वारा अपारदर्शी कर दिया और इसके द्वारक को हमने कर दिया M1 M2। ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, एक बार हम प्रकाश के परावर्तन को इन दोनों दर्पणों पे समझते हैं। कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के उभरे हुए तल से परावर्तित होती है तो वो दर्पण हमारा होता है कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, और जब प्रकाश की किरण दर्पण के दबे हुए तल से परावर्तित होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ये दोनों का अंतर था। ठीक है। तो अब आपको एकदम आसान हो गया है कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसमें परावर्तक तल या तो दबा होता है या तो उभरा हुआ होता है। ऐसे दर्पणों को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो हमारा होता है अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। अब हम इसके गोलीय दर्पण में जो उसके पार्टीशन हैं, मेन चीज़ें जो होती है उसमें किस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, ताकि जब हम प्रतिबिंबों का निर्धारण करें तो आसानी से हमको समझ में आ जाए। तो चलिए एक बार हम अवतल और एक बार उत्तल के लिए इन गोलीय दर्पणों के अन्य परिभाषाओं की तरफ ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पहले एक कांच के खोखले गोले को एक यहाँ पर चित्र के अनुसार समझेंगे। देखिए ये हमारा कांच का खोखला गोला है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कांच के खोखले गोले का कोई भी गोला लेंगे, कोई भी आपका सर्किल होगा, उसका कोई ना कोई केंद्र अवश्य होगा। तो इस केंद्र को हमने नाम दिया C। अब हमने अपनी आवश्यकता अनुसार इस कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल को हमने पेंट कर दिया, ये वाला हिस्सा। मतलब ये दर्पण जो है वो हमने बना लिया, ये हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल। ठीक है। अब देखिए ये जहाँ से हिस्सा आपका पेंट किया गया है उसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं, M1 और M2। ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं वो हमारा M1 और M2 है। ठीक है। मतलब दर्पण का द्वारक, प्रकाश की किरणें यहीं से होकर प्रवेश दर्पण में करेंगी। ठीक है। और यहीं से वो परावर्तित होंगी। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसके अन्य हिस्से कौन सी चीज़ हैं। तो M1 M2 हमारा दर्पण का द्वारक है, ये उसका उभरा हुआ तल जिसे हमने लाल ऑक्साइड और कलई से पेंट कर दिया ताकि प्रकाश भेद कर बाहर ना जाने पाए, और परावर्तक तल हमने इसके दबे हुए तल को ले लिया। ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसको हम C से दर्शाते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो सबसे पहले गौर करिए, कोई भी कांच का खोखला गोला जो होगा, कोई भी दर्पण हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो अवतल हो या आपका उत्तल हो, वो किसी न किसी कांच के खोखले गोले से ही लिया जाएगा। ठीक है। तो जो दर्पण का वक्रता केंद्र जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही आपके दर्पण का वक्रता केंद्र होता। अभी आप पूरे कांच के खोखले गोले के देखिए, ये उसका सेंटर है, C से दर्शाया गया है। तो अगर हम दर्पण को अपनी आवश्यकता अनुसार काटते भी हैं तो सेंटर आपका वही रहेगा। मतलब जो कांच के खोखले गोले का केंद्र रहा होगा वही आपके दर्पण का, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो वही आपका होता है वक्रता केंद्र, जिसे हम अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसको हम दिखाएंगे C से। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये आपका है वक्रता केंद्र। ठीक है। इसको हमने C से मिक्स किया है। अब क्या कहा जाता है, M1 M2 दर्पण का द्वारक है। फिर आप यहाँ गौर करेंगे, दर्पण के द्वारक का एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है। बीचों बीच में, तो दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ये होता है, उसको हम कहते हैं पोल, मतलब ध्रुव। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, वो आपका दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपने जान लिया, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल होता है P, और M1 M2 हमारे हो गए दर्पण के द्वारक। अब नंबर आता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या।
आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो होंगे वो त्रिज्या से जानकार होंगे, जानकारी उनको होगी त्रिज्या के बारे में कि अगर हम दर्पण के या मतलब किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु की भी दूरी नाप लेते हैं तो वो हमारी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो सेम गोलीय दर्पण भी उसकी जो परिधि है वो आपका क्या है, वृत्ताकार है, मतलब उसकी पीठ जो होती है वो वृत्ताकार है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम C से लेकर P तक की दूरी माप लें, C से लेकर P तक की दूरी माप लें तो वो दूरी हमारी होती है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हमारी क्या है, RCP, मतलब वक्रता त्रिज्या होगी और उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने शब्दों में कहना चाहते हैं तो सीधे कह सकते हैं कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा था कि जो CP डिस्टेंस है, C to P, ये हमारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। लेकिन अगर हम P से लेके C की दूरी को माप लें तो हमारी एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा तैयार होती है P से लेकर C तक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष की रेखा। ठीक है, तो अब आपको गौर करने लायक है कि आपने इतने पॉइंट को समझ लिया। ये जो हमारा C है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण का वक्रता केंद्र है। P जो है वो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जिसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। C to P अर्थात दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कहते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे, मतलब R से। M1 M2 हमारा क्या है, ये हमारे उपयोग में लाई गई दर्पण का द्वारक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अब यही चीज़ अगर हम उत्तल की बात करते हैं तो सेम फिगर आपका होगा, बस परावर्तक तल इसका दबा हुआ ना होकर उभरा हुआ होगा। एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये हमने अपनी आवश्यकता अनुसार अवतल दर्पण के जगह पर अब की बार उत्तल दर्पण लिया है, तो यहाँ हमने उसके दबे हुए तल को पेंट कर दिया। अब ये हमारा M1 और M2 जो है वो हमारे दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, दर्पण के द्वारक के जो मध्य बिंदु होता है उससे हम लोग P के नाम से, मतलब दर्पण का पोल कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये P वाला पॉइंट हमारे दर्पण का क्या है, ध्रुव है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये गोला हमारा कांच का रहा होगा खोखला, तो इसी तरीके से हमने उसको अपने लिए उत्तल दर्पण बनाया होगा। तो जो इस गोले का केंद्र रहा होगा C, वही हमारे उत्तल दर्पण का भी केंद्र था। इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये जो C वाला पॉइंट है वो हमारा है वक्रता केंद्र, और ये जो P वाला हमारा पॉइंट है उसको हम लोग जानेंगे दर्पण के किस नाम से, ध्रुव। P आपका जो है वो दर्पण का ध्रुव है, C आपका जो है वो वक्रता केंद्र है। ठीक है, और वक्रता केंद्र से और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो होता हमारा R। C से वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगी, C मतलब वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है CP, वो हमारी होती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप कहेंगे तो PC क्या है, तो ये जो PC है यहाँ से आप एक काल्पनिक रेखा आपकी चली जाएगी P to C। PC ये हमारा होता है मुख्य अक्ष, CP जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C आपका जो है वो दर्पण का वक्रता केंद्र है, और P जो है वो दर्पण का ध्रुव है। तो ये 4 प्रमुख पॉइंट आपको दर्पण में जानने हैं, और M1 और M2 जो आपके दर्पण के क्या हैं, द्वारक होते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज़ें हैं, ये तो दर्पण पे उपस्थित बिंदुओं की जानकारी थी, 2 बिंदु 3 बिंदु जो मिलकर आपको जो बनाते हैं। अब हम एक बार अवतल दर्पण में इसका पिक्चर फिर से देखने की कोशिश समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका दर्पण हमने अवतल ले लिया। अब इसको आप समझेंगे अवतल दर्पण में, ये दर्पण हमारा अवतल है। ठीक है, M1 M2 ये दर्पण का द्वारक होगा। दर्पण के द्वारक के हम लोग मध्य बिंदु को
पोल मतलब दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होगा उसी के केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग शो करते हैं C से। C से P तक की दूरी जो होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, और P से लेकर C तक की दूरी ये हमारी दर्पण की मुख्य अक्ष की रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि दर्पण का जो प्रिंसिपल फोकस होता है, दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वो आखिर क्या है। तो यहाँ हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की बात करेंगे। तो यहाँ आप गौर करेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, आप ध्यान दीजिएगा ये जो बीच वाली रेड लाइन है वो आपके दर्पण के मुख्य अक्ष की रेखा है, और ये दोनों ब्लैक लाइन है वो आपके दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही वो दर्पण किस दबे हुए परावर्तक तल से टकराएंगी तो परावर्तन का नियम तुरंत होगा कि वे टकराने के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौटेंगी और उसी माध्यम में वापस रिटर्न होंगे, किसी भी दिशा में उनका विस्तार हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है, परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के जिस बिंदु से जाकर मिलती हैं वो बिंदु जो होता है आपका वो होता दर्पण का मुख्य फोकस। देखिएगा ये प्रकाश की किरण है, दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद वो परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को पॉइंट यह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कट करके जा रही हैं। तो वही बिंदु जो होता है वो हमारा दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और फिर जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं F और P के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा F और P, ये जो FP होता है उससे हम फोकल लेंथ मतलब दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारे अवतल दर्पण की रूपरेखा थी। M1 M2 ये हमारे अवतल दर्पण का द्वारक है, पॉइंट P ये हमारे अवतल दर्पण का ध्रुव है, मतलब किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। CP ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, PC ये हमारे दर्पण के मुख्य अक्ष की रेखा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष पर किसी न किसी बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो FP है, ठीक है, PF या FP आप दो भी कह सकते हैं, ये जो होती है ये हमारी होती है उस दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ये हमारी होती है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, अब चलिए हम इस फिगर को चेंज करेंगे और एक बार उत्तल दर्पण के फिगर पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर किस तरीके का फिगर जो होगा वो हमको दिखाई देगा। चलिए अब हम निर्माण करते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण तो हो गया है, ये उत्तल दर्पण की बात हम कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए हमने यहाँ पर दर्पण का द्वारक लिया M1 और M2, और दर्पण के दबे हुए तल को हमने लाल ऑक्साइड और कलई को मिलाते हुए पेंट कर दिया, जिससे हमारा जो दबा हुआ तल था वो अपारदर्शी हो गया, और उभरे हुए तल से अब हमको परावर्तन का काम कराना है। ठीक है, तो दर्पण के जो मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और जो C होगा, C वो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। अब जो रेखा PC मिलाएगी वो दर्पण का मुख्य अक्ष की रेखा होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ये है। तो अब आपको क्या करना है, किरण जब परावर्तक तल से टकराएगी तो उसको परावर्तन होना है। तो यहाँ परावर्तन जब होना है तो ये ध्यान देना कि दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो उत्तल दर्पण में दर्पण के दूसरी साइड मतलब पीछे की तरफ होता है, और अवतल दर्पण में उस दर्पण के सामने ही होता है। तो यहाँ पर चूंकि परावर्तन होगा तो किरणें वापस पलट जाएंगी। ये किरण जो होगा
वो वापस पलटकर परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन जब हम इसको काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें किसी एक खास बिंदु से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी। वो प्रतीत होने वाली किरणें जिस बिंदु से आपको आती हुई दिखाई देंगी वो हमारा होता है दर्पण का प्रिंसिपल फोकस। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए किरण गई है और वापस जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ निकल गई। लेकिन जब हमने काल्पनिक किरणों को पीछे बनाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमको आती हुई दिखाई देंगी, वही बिंदु हमारा दर्पण का प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसे हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ दर्पण का मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे मतलब दूसरी साइड में होता है, और अवतल दर्पण में भी आपने गौर किया होगा वो दर्पण के सामने ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फोकस दूरी। तो वही डिफिनीशन इसमें भी है कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उससे हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है कि आखिर दर्पण का प्रिंसिपल फोकस, दर्पण का फोकल लेंथ, दर्पण का ध्रुव, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का मुख्य अक्ष, और आखिर ये दर्पण है क्या। तो एक बार हम इसको एक बार रिपीट करते हुए आपकी जानकारी के लिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर दर्पण क्या है। ध्यान देंगे, दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का ही एक भाग होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार या तो हम उसके दबे हुए तल को पेंट करके उसे उत्तल दर्पण बना लेते हैं, या तो उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उभरे हुए तल को पेंट करके उसे हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ही हो गया कि जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है वो हमारा अवतल होता है, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे दर्पण के द्वारक को M1 और M2 से हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, फिर कहा गया दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम लोग P से शो करते हैं। अब ये दर्पण हम लोग जिस कांच के खोखले गोले से लेते हैं वो जो C होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और फिर दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण की क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो ये जो दोनों दर्पण आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग प्रकार से दर्पण है। वक्रता दर्पण के केंद्र है, दर्पण का त्रिज्या है, ये सब आपके दिखाई दे रहे हैं सामने में। ठीक है, तो ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा है कॉन्वेक्स, और ये दर्पण हमारा है कनकेव। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने दर्पण, गोली दर्पण है क्या, गोली दर्पण के जो पार्ट होते हैं अवतल और उत्तल उसके बारे में, और गोली दर्पण के कुछ अन्य डेफिनेशन जो आने वाले समय में हमारे लिए उपयोगी होंगे, ताकि हम दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाते हैं इनकी जानकारी हमको होनी चाहिए, और दर्पण के प्रतिबिंब खींचने का नियम हम इन्हीं बिंदुओं से होकर जान सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली टॉपिक में हम दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम और चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरीके के वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।